हेलो फ्रेंड, तो आइए आज हम लोग क्लास 12th का हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर है इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये लेक्चर आपका 4 है, क्योंकि लेक्चर 4 नहीं लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 में हम लोग ये देखे हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, और इसमें आपको मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरा आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसको आपको इतने अच्छे से वीडियो में इसमें आपको डिफाइन किया था कि बहुत जल्दी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए इसको देरी न करते हुए हम लोग आज इसके आगे का पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, देखिए क्या है ये तृतीयक हेलो एल्केन। मैं इसको एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये क्या बताया था कि यह तृतीयक हेलो एल्केन प्रदर्शित करता है, तो ये तृतीयक हेलो एल्केन है। तृतीयक हेलो एल्केन में क्या करता है कि यह हेलोजन इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है और इनके ऊपर प्लस हो जाता है, क्योंकि ये देता है तो इनके ऊपर प्लस और ये ग्रहण लेता है इनके ऊपर एटो लेता है तो माइनस। हाइड्रोजन एक लेता है तो एक माइनस हो जाएगा। फिर इसी कार्ब धनायन का निर्माण होता है। ये कार्ब धनायन लेकर नाभिक रागी से अपक्रिया करता है। नाभिक रागी अपक्रिया करके क्या बनाता है, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक हाइड्राइड बनाता है। ठीक है ना, तृतीयक ये बनाएगा OH समूह के लिए बोलते हैं हाइड्रोक्साइड समूह। ठीक, इसके बाद देखिए ये प्राथमिक हेलो एल्केन प्रदर्शित करता है। प्राथमिक हेलो एल्केन का मतलब ये हो जाएगा कि ये कार्बन किसी एक ये जो हैलोजन जो जुड़ा होता है, जिस कार्बन से वह कार्बन किसी एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, जिससे बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। फिर ये जो नाभिक रागी है इसके ऊपर पश्च आक्रमण करता है। पश्च आक्रमण करने के बाद पीछे से ये क्या हो जाएगा, जैसे इनके ऊपर जुड़ेगा तो इनसे ये बाहर निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा हो और ये बाहर निकल गया है। तो इसके साथ आज हम लोग इसके आगे का वीडियो को देखेंगे। देखिए क्या है, मैं ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूं ताकि इसमें लिखने की जगह कम है, इसलिए मैं ऊपर को इसको मिटा दे रहा हूं। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इतना इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं इतना। देखिए ये कौन सा था, ये था SN1। ये कौन सा था, SN1, और ये था आपका SN2। ये था, ठीक, SN1 और ये था SN2। इसमें क्या है कि जो SN1 अपक्रिया है, S1 ये क्या बताया था, ये कार्ब धनायन का निर्माण करता है। और कार्ब धनायन कौन है, ये देखिए, ये वाला पद देखिए और ये वाला पद देखिए, तो इनके बीच का कौन है, तो आप लोग बोलेंगे इनके बीच का ये कार्ब धनायन है। तो ये बोलेंगे पहला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे कि यह क्या करता है, यह मध्यवर्ती, इसे बोलेंगे, ये जो बीच में आया है इसे बोलेंगे मध्यवर्ती, इसे बोलेंगे मध्यवर्ती कार्ब धनायन। तो इसे लिखेंगे कि यह मध्यवर्ती कार्ब धनायन, यह मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण करता है। यह मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण करता है। है समझ में, यह मध्यवर्ती कार्ब धनायन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसमें देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, इसका पहला पॉइंट, क्या इसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है, इसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण नहीं होता। तो इसमें लिखेंगे कि यह मध्यवर्ती कार्ब धनायन, यह मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण, यह मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण नहीं करता। ये मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण क्या करता है, नहीं करता है। ये मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरा पद क्या लिखेंगे इसमें दूसरा पद, ये जो S1 अपक्रिया थी, इसमें जो ये जो नाभिक रागी है, नाभिक रागी इनके साथ आगे से आक्रमण किया था। मैं बताया था कि इस कार्बन के पास 4 हाथ होता है, इसमें ऐसे और आगे से को पीछे से। तो पीछे से देखिए, मैं बता रहा हूँ कि पीछे के साथ कौन जुड़ा है, ये वाला कार्बन। इस हाथ में कौन जुड़ा है, ये वाला कार्बन। इस हाथ में कौन जुड़ा है, ये वाला कार्बन। इसका मतलब आगे से इसका बंध क्या है, खाली है। खाली है तो ये क्या करेगा, यहाँ से आगे से आक्रमण करता है। अर्थात जो SN1 अपक्रिया है इसमें पीछे से आक्रमण क्या होती है, नहीं होती है। तो इसमें लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में पश्च आक्रमण, इस अभिक्रिया में पश्च आक्रमण नहीं होता है, पश्च आक्रमण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें लिखना है क्योंकि कार्बन परमाणु के साथ त्रिविम मतलब तीनों तरफ से त्रिविम एल्किल आर का मतलब हो जाएगा एल्किल, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एल्किल समूह आर का मतलब हो जाएगा एल्किल समूह जुड़ा होता है और जैसे ये आक्रमण करने जाता है इसको क्या करता है? प्रतिकर्षित कर देता है और नाभिक रागी को क्या करता है? नाभिक रागी को प्रतिकर्षित कर देता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित कर देता है। ये क्या करता है? इसको प्रतिकर्षित कर देता है। नाभिक रागी को ये क्या करता है? प्रतिकर्षित कर देता है। और इसके बाद ये जो SN2 अपक्रिया है, SN2 इसमें क्या होता है कि दूसरा इसमें देखिए कि इसमें पश्च आक्रमण अर्थात पीछे से आक्रमण होता है। इसमें पश्च आक्रमण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इसकी रक्षा करने वाला है ही नहीं। कौन? अर्थात एल्किल समूह इसमें है ही नहीं। इसमें पश्च आक्रमण होता है क्योंकि एल्किल का मतलब आर, क्योंकि एल्किल समूह अनुपस्थित होता है। एल्किल समूह अनुपस्थित होता है। इसमें ये लिखना है एल्किल समूह अनुपस्थित होता है। अब आप लोग कहेंगे तो एल्किल समूह तो एठो है, तो एक है ना पीछे से, इसके पास इधर वाला और ये वाला बंद खाली, इधर से भी खाली है, इसलिए इसमें पीछे से आक्रमण होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें थर्ड पॉइंट, तीसरी पॉइंट क्या है इसमें? तीसरी पॉइंट पहली पॉइंट समझ में आया, दूसरी पॉइंट मैं आपको समझाया हूँ, और तीसरी पॉइंट में देखेंगे क्या होता है। तीसरी पॉइंट में अब ये देखेंगे कि इसकी अभी इसमें क्रियाकारक की संरचना क्या है। क्या देखेंगे? क्रियाकारक की संरचना। तो मैं क्रियाकारक की संरचना बताने से पहले मैं इसको आपको रब कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। देखिए क्रियाकारक की संरचना, क्रियाकारक की संरचना जो है ये दोनों के लिए एक ही है। ये दोनों के लिए क्या है? एक ही है। क्रियाकारक की संरचना क्या है? दोनों के लिए एक ही है। क्रियाकारक की संरचना देखिए इसमें लिखेंगे क्रिया कारक की संरचना। ये क्रिया देखिए ये क्या है? क्रिया कारक की संरचना। क्रिया कारक की संरचना में जो कार्बधनायन होता है, कार्बधनायन का अस्थायित्व तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे CH3, इसे बनाएंगे। ये जो होता है SN2 ये सबसे पहले क्या प्रदर्शित करता है? ये सबसे पहले क्या प्रदर्शित करता है? आप लोग खुद बताएंगे कि मैं सबसे पहले इसको लिखवाया था कि यह तृतीयक हैलो एल्केन प्रदर्शित करता है। तो ये बनाएंगे यहाँ से तृतीयक हैलो एल्केन, यह तृतीयक हैलो एल्केन। फिर इसके बाद द्वितीयक हैलो एल्केन, इसको नीचे बना रहा हूँ CH3, फिर नीचे CH3 और इधर हैलोजन, फिर है CH3, फिर कार्बन, फिर यहाँ से CH3, इधर हैलोजन और इधर है हाइड्रोजन, फिर है CH3, फिर है कार्बन, फिर हैलोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। आया समझ में? मैं इसको बनाया हूँ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। ये देखिए ऐसे, इधर इधर ऐसे। ये क्या मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसी में, इस तरह का उल्टा तीर। ये क्या बन गया? उल्टा तीर। तो उल्टा तीर में मैं क्या बताऊंगा आपको, देखिए देखिए इसमें क्या है कि जब मैं बताया था कि S1 तो ये क्या बताया था कि तृतीयक हैलोजन देता है। तो सबसे पहले ये है आपका 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री
और ये है 1 डिग्री। तो ये क्या सबसे पहले किसको प्रदर्शित करेगा, 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री को। तो इसका मतलब ये हो जाएगा SN1। क्या हो जाएगा, SN1। ये क्या होता है, SN1। SN1 का मतलब हो जाएगा कि इधर से जब हम लोग इधर से इधर आते हैं, इसमें जो कार्ब धनायन का स्थायित्व होता है, कार्ब धनायन का जो मान होता है बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्ब धनायन का स्थायित्व, कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ता है। ये हो गया, कार्ब धनायन का क्या होगा, स्थायित्व इसमें बढ़ता है। आया समझ में। लेकिन इसमें क्या मैं बताया था कि ये क्या करता है कि ये प्राथमिक हैलो एल्केन प्रदर्शित करता है। तो प्राथमिक हैलो एल्केन के लिए यही तो प्राथमिक हैलो एल्केन है। तो ये जो प्रदर्शित करेगा SN2 को प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले 1 डिग्री को प्रदर्शित करेगा, फिर 2 डिग्री को, फिर 3 डिग्री को। है समझ में। तो ये था इसका, और ये S इसके लिए भी ये वाला है, और ये SN1 के लिए है, और ये वाला SN2 के लिए है। ठीक है, समझ लीजिए। फिर इसका आगे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग बताएंगे कि निर्गामी समूह और हाइलाइट की प्रकृति के आधार पर क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे निर्गमित समूह। क्या बोलेंगे कि निर्गमित समूह और हाइलाइट की प्रकृति के आधार पर। इसको देखिए, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, ये वाला, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर का, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए क्या बता रहा हूँ, इसमें बताऊँगा कि निर्गमित समूह ये है आपका, ये आपका 4 है, थर्ड ये हो गया था, 4 है। ये है निर्गमित समूह या हाइलाइट की प्रकृति। ठीक है ना। ये क्या था कि निर्गमित समूह, ये है निर्गमित समूह और हाइलाइट की प्रकृति। हाइलाइट आयन की प्रकृति है तो हाइलाइट की प्रकृति कर लीजिए, या तो हाइलाइट आयन की, यहाँ पे आयन भी लिख लीजिए, हाइलाइट आयन की प्रकृति। चलिए इसमें देखिए क्या हो जाएगा, SN1 के लिए और SN2 के लिए। ठीक है, इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं क्या, ऐसे इसमें भी लिखेंगे लेक्चर, ये 4 है तो इसमें क्या लिखेंगे, निर्गमित, क्या लिखेंगे, निर्गमित लिखेंगे, निर्गमित समूह या हाइलाइट आयन की प्रकृति। चल देखिए क्या होता है निर्गमित समूह और इसके आयन की प्रकृति। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ये एक बंद ये है और एक गोला ये है, और एक गोला ये है और एक गोला ये है। ठीक है, एक गोला ये है और एक गोला ये है, एक गोला यहाँ पर है और एक गोला ये है। ठीक है, देखिए अंतर क्या है, सुनिए मैं आपको इसमें अंतर मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग R एल्किल को लिखेंगे, इसमें लिखेंगे R एल्किल को, इसमें लिखेंगे R एल्किल को और इसमें लिखेंगे R एल्किल को। ठीक है, अब पहले वाले में लिखेंगे, इसमें ये है आपका IPrCl और ये आपका F है। ठीक है, ये देखिए ये आपका FCl Br और ये आपका I है। आया समझ में। तो इनके बीच में एक बंद बना है, इनके बीच में हम लोग एक बंद बना देते हैं ऐसे। ये क्या है, एक बंद बना है, एक इनके बीच में बंद है ऐसे। तो आप लोग बताइए कि इसमें कि सबसे कमज़ोर बंद कौन है, कौन किसको खींच कर लेकर भाग जाएगा, आप लोग बताइए। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये बताइए कि इसमें इन दोनों का गोला बराबर है, इसमें इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसमें क्या इस एल्किल समूह का ब्रोमीन थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, लेकिन इन चारों की तुलना में देखेंगे तो सबसे बड़ा है।
अर्थात सबसे कमज़ोर बंध कौन होगा, तो आप लोग कहेंगे कि जो R है और I के बीच में जो बंध बना ये सबसे कमज़ोर होगा, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, इसका आकार क्या है, बहुत छोटा है। तो ये वाला बंध यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बंध यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और सबसे मजबूत किसका होगा, तो आप लोग कहेंगे सर इस चारों की तुलना में इसका बंध सबसे मजबूत होगा, क्योंकि इस दोनों आर का और यप का आकार दोनों तरफ बराबर है, लेकिन इसमें क्या है कि इतना है और ये क्या है, इतना है। मतलब ये इतना सा और ये इतना सा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, छोटा अर्थात ये बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे मजबूत और सबसे दुर्बल कौन होगा, तो सबसे जो अपक्रिया करने का सबसे बड़ा ये होगा, सबसे जल्दी ये टूटेगा, फिर उसके बाद ये टूटेगा, फिर उसके बाद ये। तो इसमें आप लोग कहेंगे कि सर ये तो क्या है कि ये सबसे प्रबल है। क्या है, सबसे प्रबल, ये सबसे प्रबल है, क्योंकि इसका ये जो बंध है ये सबसे प्रबल है। लेकिन इसमें जो बंध है, कहेंगे ये वाला जो बंध है ये दुर्बल है, सबसे दुर्बल है, ये सबसे कमज़ोर है। दुर्बल का मतलब सबसे कमज़ोर है। ये आया समझ में, ये क्या है कि सबसे कमज़ोर है और ये वाला क्या है कि सबसे दुर्बल है। आया समझ में। तो एल्किल समूह में जब आपको अलग करने की बात आएगी तो ये क्या है, या और ये जो मैं बता रहा हूँ ये SN1 तथा SN2 दोनों के लिए है, एक ही के लिए नहीं, ये दोनों के लिए है इस चीज़ को। इसीलिए मैं दोनों के एक ही में बताना उचित समझाऊँ, इसीलिए मैं आपको दोनों को एक ही में बता दिया हूँ। आया समझ में, ये पॉइंट समझ में आई। अब इसके बाद इसमें यही लिखना है कि जो एल्किल समूह है सबसे कमज़ोर बंध R और I का है, और सबसे मजबूत बंध कौन सा है, R और यप का है। आया समझ में। अब लोग हम लोग ये देखेंगे कि नाभिक रागी की प्रकृति व सांद्रता, क्या देखेंगे, ये चौथा पॉइंट था। अब पाँचवा पॉइंट देखेंगे। क्या पाँचवा पॉइंट, हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ये वाला पाँचवा पॉइंट क्या देखेंगे, नाभिक रागी। पाँचवा पॉइंट क्या देखेंगे कि जो नाभिक रागी है, नाभिक रागी की प्रकृति व सांद्रता पर पाँचवा पॉइंट देखेंगे, नाभिक रागी की प्रकृति, नाभिक रागी की प्रकृति व सांद्रता, नाभिक रागी की प्रकृति, नाभिक रागी की प्रकृति व सांद्रता, क्या देखेंगे इसका, सांद्रता। चलिए देखिए नाभिक रागी प्रकृति व सांद्रता क्या है। तो मैं आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा इसमें आप लोग सब्र कीजिए, जब मैं पढ़ाऊँगा कि चैप्टर है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया, जब कोटि की अपक्रिया जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रथम कोटि क्या होती है, द्वितीय कोटि क्या होती है, और उसमें मैं ये बताऊंगा वेग निर्धारक पथ कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग पहले मोटा मोटा ये याद रखिए कि ये जो एल्किल समूह है, जो R है, ये क्या करता है, जो एल्किल समूह होता है R, जो R एल्किल समूह क्या करता है, वेग निर्धारक पथ कौन सा होता है, इसमें लिखेंगे वेग निर्धारक पथ कौन सा होता है, के। तो जो बताया था कि लास्ट में कौन जुड़ता था, प्राथमिक वाले में ये जुड़ेगा यहाँ से R और X। ये बताऊं कैसे, ये कहाँ से आया, देखिए जब मैं बताया था कि S1 अपक्रिया में तो इसमें लास्ट में कौन जुड़ा था, CH, और यहाँ से कार्बन CH3 और CH3, और यहाँ पे कौन जुड़ा था, OH जुड़ा था, और कौन निकला था यहाँ से देखिए इनके साथ जब जुड़ा था, और पहले वाले अपक्रिया में कौन था, यहाँ से X। तो इसी के अपक्रिया को हम लोग बोलेंगे कि यही क्या करता है कि वेग निर्धारक पद होता है RX। आया समझ में। तो ये है, इसके लिए सांद्रता क्या हो जाएगी ये, और इसमें सांद्रता क्या होगी कि वेग निर्धारक पद में जो सांद्रता के बारे में मैं बताया था आपसे कि सांद्रता इसमें अपक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो नाभिक रागी सेकेंड अपक्रिया थी इसमें वेग क्या करेगा, वेग और के किसमें लिखेंगे, RX, और कौन हो जाएगा, नाभिक रागी को हम लोग लिखते हैं NU माइनस से। ये प्रदर्शित करता है, कैसे ये प्रदर्शित करता है, देखिए मैं इसको भी बता दूंगा। देखिए कैसे कि जब हम लोग अपक्रिया करवाए थे तो जो OH था इसके आगे से जुड़ा था, और ये था एल्किल समूह, और इधर था, और इधर कौन सा था, इधर कौन सा था, हाइड्रोजन, और ऊपर से हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन था, ये था। और जब जैसे इनके साथ जुड़ा है तो ये क्या किया कि यहाँ से निकलना शुरू किया है, और OH क्या था, इस कार्बन के साथ जुड़ गया है,
और CH3 और यहाँ से कौन जुड़ा है और यहाँ से हाइड्रोजन और क्या किया है कार्बन, ये जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन था यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। तो यही मैं लिखा हूँ, देखिए ये वाला पद, ये क्या है कि ये जो एल्किल समूह यहाँ से RX नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे OH और ये क्या था न्यूक्लियोफाई, ये वाला, या न्यूक्लियोफाई को मत लिखिए, यहाँ पर X ही लिखिए। ऐसा में क्यों? क्योंकि जो पहले अपक्रिया जो हम लोग करवाए थे तो ये वाली अपक्रिया यहाँ पर है और इसके पहले जो RX जुड़ा है ये यहाँ से है, ठीक है ना। तो ये था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया का क्रम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको दोनों SN1 में और SN2 में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो वेग होता है नाभिक रागी की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिए। जो इसको देखिए छूट रहा था, ये जो वेग है, वेग अनुक्रमानुपाती होता है नाभिक रागी की सांद्रता पर। किसके होता है? नाभिक रागी की सांद्रता पर। नाभिक रागी की सांद्रता पर, नाभिक रागी की सांद्रता पर। जो वेग निर्धारक किसका होता है? नाभिक रागी की सांद्रता पर। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट करके आपसे पेपर में पूछ सकता है, ये वाला इम्पॉर्टेंट करके इसको आप लोग याद रखिएगा कि पूछेगा कि जो S12 या S11 के लिए दोनों में वेग किस पे निर्धारित कर, मतलब किस पे प्रभाव डालता है, तो आप लोग कहेंगे नाभिक रागी की सांद्रता पर। किस पे निर्भर करता है? नाभिक रागी की सांद्रता पर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।